नमस्कार। आज की क्लास में अपन देखते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है और इस कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमेन होता है, ये जो ल्यूमेन होता है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है या फिर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है, जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही है वो अफेक्टेड होगा और उस ऑर्गन के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक कॉम्प्लेक्स डिजीज होता है जिसमें ब्लड वेसल्स और स्पेशली आर्टरीज की वॉल के ऊपर कोलेस्ट्रॉल या फिर जो मटेरियल है उसका डिपोजिशन होने की वजह से वो हार्ड और थिक हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें ब्लड फ्लो है वो अब इम्पेयर होता है, अवरोध होता है, जिसकी वजह से अफेक्टेड ऑर्गन को जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और उसको क्या बोल देते हैं अपन, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये जो ब्लड वेसल्स होती है, इस ब्लड वेसल्स की वॉल पे ऊपर कोलेस्ट्रॉल जमा होगा और ये कोलेस्ट्रॉल जमा होगा तो यहाँ पे अवरोध पैदा होगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा, ये जो बैरियर का काम करेगा, जिसकी वजह से जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई हो रही है उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी और उस ऑर्गन के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में जो एथेरोस्क्लेरोसिस में मोस्ट कॉमनली जो ब्लड वेसल्स या आर्टरीज जो इन्वॉल्व होती हैं वो फर्स्ट वन आती है कोरोनरी आर्टरीज। और अगर कोरोनरी आर्टरीज अफेक्टेड होती है तो उसमें कोरोनरी जो डिजीज होती है उससे रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज और इस्केमिक हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं होती है। उसके बाद में अगर सेरेब्रल आर्टरीज जो सेरेब्रम या ब्रेन को जो आर्टरी सप्लाई करती है उसको अगर ब्लड सप्लाई इंपेयर होती है तो वो क्या लीड करती है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस को। उसके अलावा अगर जो लोअर लिम्ब्स होती हैं उन लोअर लिम्ब्स को ब्लड सप्लाई इंपेयर होती है तो वो जो डिजीज होती है वो लीड कर सकता है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से उसका जो ल्यूमेन है नैरो होता है, जिसकी वजह से अफेक्टेड ऑर्गन को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज इन्वॉल्व होगी तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज और इस्केमिक हार्ट डिजीज होगा। अगर सेरेब्रल आर्टरीज इसमें इन्वॉल्व होगी तो सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस के रिस्क होंगे और अगर लोअर लिम्ब्स की आर्टरीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होने की संभावनाएं होंगी। उसके बाद में जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है उस एथेरोस्क्लेरोसिस में कौन-कौन सी टाइप के इवेंट्स होते हैं, मींस एथेरोस्क्लेरोसिस होने के लिए कौन-कौन सी स्टेप्स होती हैं। तो सबसे पहले जो मैक्रोफेज होती हैं ब्लड वेसल्स में, वो मैक्रोफेज क्या करती हैं, जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल होता है उसको लेती हैं और ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को लेकर के ब्लड वेसल्स में किसका फॉर्मेशन करती हैं, फोम सेल्स और एक फैटी स्ट्रेक का वहां पे फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एक फोम सेल्स या जो फैटी स्ट्रेक होता है इसका फॉर्मेशन वो करेंगी, जिसकी वजह से ये जो एंडोथेलियल सेल्स होती है वो यहाँ पे डैमेज होगी और जब एंडोथेलियल वॉल से डैमेज होगी तो जो एक मैक्रोफेज है वो एक्यूमुलेशन होगा और यही से डैमेज्ड सेल से साइटोकाइन्स होता है वो रिलीज होगा और ये साइटोकाइन्स क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेटिलेट है वो एग्रीगेट होगा, मींस प्लेटिलेट उस डैमेज्ड सेल्स को सही करने के लिए एक जगह पे जमना स्टार्ट होंगे और उसकी वजह से स्मूथ मसल सेल्स होते हैं उनका प्रोलिफरेशन होगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और उसके बाद में फॉर्मेशन होगा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग का। ठीक है, तो ये इसमें इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल होता है, ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल सेल्स के ऊपर फोम सेल्स या फिर फैटी स्ट्रेक का फॉर्मेशन करेगा और ये फैटी स्ट्रेक होती है वो एंडोथेलियल जो सेल होती है उसको डैमेज करेगी। अब ये जो डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स होती है यहाँ से साइटोकाइन्स रिलीज होगा और ये साइटोकाइन्स प्लेटलेट को एग्रीगेट करेगा, स्मूथ मसल का प्रोलिफरेशन करेगा और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और उसके बाद में फॉर्मेशन होगा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग का, जो ब्लड फ्लो होता है उसको इंपेयर करेगा। उसके बाद में जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है उसको होने के लिए कौन-कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो उसको करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रिस्क फैक्टर होते हैं वो टू टाइप से होते हैं, एक तो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर और एक नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर वो रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर वो होते हैं जिनको अपन चेंज नहीं कर सकते। तो फिर मॉडिफिएबल में जैसे सिगरेट स्मोकिंग, तो अगर आप सिगरेट स्मोकर हो तो आप में एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, लेकिन अपन इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फैटी डाइट। ठीक है, तो इन डाइट की वजह से भी अगर बॉडी में
एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी हो और स्ट्रेस हो तो इन कंडीशन में भी इस एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क ज्यादा होते हैं। नॉन मॉडिफिएबल जिसको अपन नहीं बदल सकते तो इसमें आती है एज। अगर किसी पर्सन की एज ओल्ड एज में पहुंच गया तो अपन कभी भी उसको वापस यंग एज में नहीं ला सकते, ठीक है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर प्रीवियस जो फैमिली है उस फैमिली में जैसे फादर से, इसके अलावा मदर से उस पर्सन में आया है एथेरोस्क्लेरोसिस तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और इसके अलावा जेंडर में, उसके बाद में प्री डिस्पोजिंग जो कोजेज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के, तो और क्या कोजेज इसमें जिसमें संभावना हो सकती है एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो वो जैसे डायबिटीज मेलाइटस। और डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, लाइपोलाइसिस होता है जो लिपिड का ब्रेकडाउन होता है। इसके अलावा ओबेसिटी और हाइपरटेंशन में, स्ट्रेस में, क्योंकि इन कंडीशंस में लिपिड का ब्रेकडाउन होता है। इसके अलावा हाई कंजप्शन करे, अगर फैट सैचुरेटेड फैट जो फैट होती है उसका कंजप्शन ज्यादा करे, एक्सरसाइज होती है फिजिकल जो एक्सरसाइज होती है उसको कम कर दे। इसके अलावा जो हाइपर लाइपोप्रोटीनेमिया जो हाइपर जो लिपिड होता है उसका लेवल बढ़ जाए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, जो थायराइड हार्मोन होता है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाता है, इसका लेवल भी अगर कम हो जाए तो जो लिपिड होता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और वो ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा। उसके बाद में जो डायबिटीज मेलाइटिस है वो डायबिटीज मेलाइटिस एथेरोस्क्लेरोसिस को कैसे कोज करती है, तो अगर डायबिटीज मेलाइटिस कब होती है, जब सेल्स के अंदर इंसुलिन, ब्लड में इंसुलिन की लेवल कम हो जाए। और वो इंसुलिन का लेवल कम होगा तो बॉडी के अंदर सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो इसके लिए जो लाइपेज सेंसिटिव हार्मोन होते हैं वो एक्टिवेट करेंगे और फैटी एसिड्स को फ्री करेंगे। मींस वो फैटी एसिड क्या करेंगे, फिर बॉडी में सेल्स को एनर्जी देंगे। और जब फैटी एसिड्स फ्री होंगे, फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, लास्ट में एसिटाइल को एंजाइम ए का सिंथेसिस करते हैं। और ये एसिटाइल को एंजाइम क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है, और ये कोलेस्ट्रॉल वापस ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा। तो डायबिटीज मेलाइटस वो एथेरोस्क्लेरोसिस को कोज करती है। उसके बाद में आता है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी होती है वो एथेरोस्क्लेरोसिस को कैसे लीड करती है, तो ओबेसिटी में क्या होता है कि ग्लूकोज का इंटॉलरेंस होता है, और ये जो ग्लूकोज का इंटॉलरेंस होता है उसकी वजह से जो सेल्स होती हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, और जिसकी वजह से डिसलिपिडेमिया जो लिपिड का लेवल है वो क्या हो जाता है, अब नॉर्मल हो जाता है, और उस पर्सन में एथेरोस्क्लेरोसिस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। उसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग है, उसका कैसे रिलेशन होता है इसके साथ में, तो अगर कोई सिगरेट स्मोकर है तो उसमें ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल है वो बढ़ेगा, जबकि एचडीएल है वो कम होगा। इसके अलावा जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन और एडेशन मींस एक जगह पे इकट्ठा होना और चिपकना है वो बढ़ेंगे। तो ठीक है, वो जो प्लेटलेट है वो ब्लड वेसल्स के ऊपर एडेयर होंगी। और इसके अलावा उस स्मोकर में क्या प्रेजेंट होता है, निकोटीन, और ये निकोटीन लाइपोलाइसिस को एक्टिवेट करेगा, और लाइपोलाइसिस एसिटाइल कोएंजाइम ए को प्रोडक्शन करेगा, जिसकी वजह से एसिटाइल कोएंजाइम ए कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करेगा, और ये कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस वापस उस पर्सन में जो एथेरोस्क्लेरोसिस होते हैं उसके रिस्क को बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो कैसे एथेरोस्क्लेरोसिस को इंपेक्ट करते हैं, तो उसमें तो प्रो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होगा इस फैट की वजह से, और प्रो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होगा तो जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उन एंडोथेलियल सेल्स की ग्रोथ और वायबिलिटी है वो इम्पेयर हो जाएगी, ठीक है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, और जितने टाइम तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है सेल लिविंग का वो नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वहां पे किसके रिस्क होते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वेस्कुलर सिस्टम के उसके रिस्क हो जाएंगे। जो वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें डैमेज हो जाएगी सेल्स से अर्ली जो टाइम होता है उससे पहले ही, और उसकी वजह से उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्लेग होता है उसकी फॉर्मेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। उसके बाद में जो एचडीएल होता है, इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, इसका कैसे रिलेशनशिप होता है, तो एचडीएल होता है वो कब कब बढ़ता है, तो हाई कोरोन जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है वो बढ़ता है जब एस्ट्रोजन बढ़े, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेनस एक्सरसाइज हो, अनसेचुरेटेड फैटी हो, और रिडक्शन करे बॉडी वेट में। तो अगर बॉडी वेट कम करे, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को खाए, इसके अलावा एक्सट्रेनियस जो एक्सरसाइज होती है मींस प्रॉपर एक्सरसाइज ज्यादा करें, इसके अलावा एस्ट्रोजन का लेवल है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाता है, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के जो रिस्क होते हैं उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। क्यों, क्योंकि जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है वो पेरीफेरल
जो टिश्यूज होते हैं वहां से कोलेस्ट्रॉल को कहाँ लेके आता है, लीवर में, और लीवर उसको मेटाबोलाइज कर देता है, जिसकी वजह से टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है वो बॉडी में कम हो जाता है। उसके बाद में अगर किसी पर्सन को एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो उस एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए कौन कौन से टाइप के ना हो, उसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्मोकिंग को अवॉइड करवाना है, जिससे जो निकोटिन है वो इस लाइपोलाइसिस ना करे, तो स्मोकिंग को अवॉइड करवाना है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और जो नॉर्मल बॉडी वेट होता है उसको मेंटेन करना है, जिसकी वजह से सेल्स हैं वो ग्लूकोज के लिए रेजिस्टेंस ना हो। इसके अलावा डाइटरी मेजर्स होते हैं, उन डाइटरी मेजर्स का यूज करना है, जैसे हाई फाइबर डाइट लेना है, कोलेस्ट्रोल जो डाइट होती है उसको अवॉइड करवाना है। उसके बाद में डाइटरी मेजर्स में अपन क्या करते हैं, तो डाइटरी मेजर्स में ऐसी डाइट लेनी है जिसमें टोटल कोलेस्ट्रोल की जो लिमिट है वो लेस देन 200 mg पर डे, एक दिन में 200 mg से कम ही कोलेस्ट्रोल को डाइट में लेना है। इसके अलावा एडिक्वेट अमाउंट में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को लेना है, उन डाइट को रेस्ट्रिक्ट करना है, उस डाइट को अवॉइड करवाना है जिस डाइट में सैचुरेटेड और ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, उस डाइट को अपने को क्या करवाना है, अवॉइड करवाना है। इसके अलावा जो फाइबर डाइट होती है उस फाइबर डाइट को भी क्या करेंगे, अपने डाइट में ऐड करेंगे। इसके अलावा रेस्ट्रिक्ट करेंगे कंजप्शन ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड सुक्रोज, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो सुक्रोज होती है इसको भी डाइट में क्या करवाएंगे, अवॉइड करवाएंगे। इसके अलावा सुफिशियंट अमाउंट में विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए की जो अमाउंट होती है उसको भी डाइट के अंदर लेना है। तो ठीक है, मैंने डाइट में क्या करना है, कोलेस्ट्रोल की जो लिमिट होती है उस कोलेस्ट्रोल की लिमिट को क्या करना है, अपने को बढ़ाना, कम करना है। जो डाइट होती है उसमें कोलेस्ट्रोल को कम करना है। इसके अलावा जो विटामिन होते हैं उन विटामिन को क्या करना है, अपने को बढ़ाना है। इसके अलावा जो फाइबर डाइट होती है उस फाइबर डाइट को डाइट में बढ़ाना है। उसके बाद में आता है कि ऐसे कौन कौन से प्लांट डेराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कोलेस्ट्रोल को लो करने के लिए काम करते हैं, मींस कोलेस्ट्रोल का जो लेवल है वो बॉडी में कम करते हैं। तो ऐसे कुछ होते हैं जैसे लेग्यूम्स हो गया, स्पाइसेस, फ्लेविनोइड्स और रेड वाइन। ठीक है, रेड वाइन होती है वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको खत्म करने का काम करती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल होता है उसको रोका जा सकता है बॉडी में। उसके बाद में अगर किसी पर्सन को एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो उस एथेरोस्क्लेरोसिस को डिटेक्ट करने के लिए अपन कौन कौन से बायोकेमिकल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। तो इसमें लिपिड के प्रोफाइल को चेक करते हैं, और लिपिड के प्रोफाइल में अपन क्या क्या देखते हैं, एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो भी वेराइटीज होती हैं कोलेस्ट्रॉल की उनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा अगर किसी पर्सन का लिपिड प्रोफाइल चेक करना है अपने को, तो कौन कौन सी ऐसी स्थितिज होती हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें अपन लिपिड प्रोफाइल कब चेक कर सकते हैं। तो अगर जो पेशेंट है वो सस्पेक्टेड है यदि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के साथ में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ में और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के साथ में, तो अपन उसमें क्या चेक करेंगे, लिपिड के प्रोफाइल को, मीन्स हार्ट से रिलेटेड डिजीज है और पेरिफेरल जो वेस्कुलर डिजीज है और कोरोनरी आर्टरी से डिजीज है तो उसके अंदर लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट्स है वो डायबिटीज मेलाइटिस के साथ में, तो उसमें कम से कम 6 महीने में एक बार लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे। इसके अलावा जो पेशेंट थायराइड, लीवर और रीनल डिजीज के साथ में, तो उसमें लिपिड जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, मीन्स बदल जाता है, प्रॉपर्ली लिपिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो उस कंडीशन में भी अपन उस पेशेंट में लिपिड प्रोफाइल चेक कर दें। इसके अलावा अगर कोई पर्सन 40 ईयर से ज्यादा मीन 40 साल से ज्यादा है, तो उस स्थिति में 40 ईयर से ज्यादा की स्थिति में उस पर्सन में कम से कम साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल को चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कि जो लिपिड होता है उस लिपिड के लेवल को और इसके अलावा एपोप्रोटीन का लेवल और रेशियो होता है उसको चेक करते हैं। तो एपोप्रोटीन A1 है उसको मेजर करते हैं, तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में ही मेजर किया जाता है। ठीक है, तो मीन्स एपो A1 होता है वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको बनाने का काम करता है। इसके अलावा जो एपो बी होता है वो मेजर करता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, अगर आप एपो A1 देखते हो तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मेजर होता है, और एपो बी देखते हैं तो उसमें एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो देखा जाता है। और एपो बी और एपो A1
का जो रेशियो होता है वो 0.8 का होता है, ठीक है। अगर ये रेशियो 0.8 से ज्यादा आता है तो उस पर्सन में कार्डियोवेस्कुलर डिजीज के रिस्क होते हैं। अदर कुछ बायोकेमिकल्स जो टेस्ट हो सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस को मेजर करने के लिए, तो फैसुन आता है होमोसिस्टीन लेवल। और होमोसिस्टीन लेवल कितना होता है नॉर्मली, लेस देन 15 माइक्रोमोल पर लीटर होता है। अगर इससे ज्यादा होता है उस पर्सन में एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क होते हैं। इसके अलावा अगर उस पर्सन में सी रिएक्टिव जो प्रोटीन होती है उसके प्रति सेंसिटिविटी बढ़ती है तो भी, सीआरपी है वो बढ़ता है तो भी उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क होंगे। इसके अलावा जो लिपिड जो ए होता है उसका अगर मोर देन लाइपोप्रोटीन जो ए है उसका जो लेवल मोर देन 30 mg पर डीएल है तो उस पर्सन में एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब अगर किसी पर्सन को एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो उस एथेरोस्क्लेरोसिस को होने के बाद में कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स होती हैं, क्या क्या अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसकी वजह से मेडिसिन दे सकते हैं जिससे उस पर्सन में एथेरोस्क्लेरोसिस होने की रिस्क कम हो जाए, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाए। तो इसके लिए अपन देते हैं हाइपोलाइपिडेमिक ड्रग्स। जो ऐसी ड्रग्स देंगे जो लिपिड के लेवल को क्या करती हो, कम करती हो, वो ड्रग्स अपन इसमें देंगे। तो इसमें फर्स्ट वन कौन से देते हैं, एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो स्टेटिन्स, ठीक है। तो जिस ड्रग्स के आगे स्टेटिन्स आते हैं वो सभी स्टेटिन्स कौन सी ड्रग्स होती हैं, एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स। जो एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज होता है इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे। इसके अलावा जो बाइल एसिड से बाइंडिंग रेसिन्स होती हैं वो देखें, प्रोबुकोल देंगे, निकोटिनिक एसिड देंगे और एंटी ऑक्सीडेंट्स देंगे। मींस ये सभी ड्रग्स देंगे जो क्या करते हैं, लिपिड के लेवल को बॉडी में कम करते हैं। इसके बाद में देखते हैं वन बाय वन करके कि जो ड्रग्स होती हैं जैसे बाइल एसिड रेजिन्स ड्रग्स होती हैं, बाइंडिंग रेजिन्स होती है वो कैसे काम करती है, प्रोबुकोल कैसे करती है, एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स कैसे काम करती है। तो फर्स्ट वन देखते हैं एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स वो कब स्टार्ट करते हैं, कि उस मरीज को कब स्टार्ट करेंगे, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के रूप में काम करते हैं इस ड्रग्स का। सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स जो पेशेंट होता है वो डिजीज से सफर कर रहा है, ऑलरेडी डिजीज से सफर कर रहा है, उस कंडीशन में अपन अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अगर किसी कोई पेशेंट है अगर वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से सफर कर रहा है उस स्थिति में अपन उस पेशेंट को एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर से देंगे। इसके अलावा किसी पर्सन का अगर टोटल कोलेस्ट्रोल मोर देन 220 mg पर डीएल हो, एलडीएल कोलेस्ट्रोल मोर देन 160 mg पर डीएल हो, टोटल कोलेस्ट्रोल और एचडीएल कोलेस्ट्रोल का रेशियो मोर देन 6 होता है तो उस कंडीशन में अपन इस ड्रग्स को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री मेच्योर कार्डियोवेस्कुलर डिजीज की, मीन्स एज से जो एक नॉर्मल एज होती है डिजीज कार्डियोवेस्कुलर डिजीज होने की, उस कंडीशन में उससे पहले ही अगर उसको डिजीज हो रही है तो भी अपन ये ड्रग्स प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटिस के साथ में रेटाइनोपैथी हो, नेफ्रोपैथी हो, माइक्रो एल्बुमिनेमिया हो और इसके अलावा हाइपरटेंशन हो, तब भी अपन उस पेशेंट को एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर से स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो ड्रग्स होती है वो काम कैसे करती है, तो नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है बॉडी में वो कैसे होता है, तो नॉर्मली होता है कि जो एचएमजी को एंजाइम ए है ये एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में मेवेलोनेट बनाती है और ये जो मेवेलोनेट होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है और ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है। लेकिन जो स्टेटिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, इस एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज को ही ब्लॉक कर देंगी और जिसकी वजह से मेवेलोनेट नहीं बनेगी और अगर मेवेलोनेट ही नहीं बनेगी तो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन भी नहीं होगा बॉडी में। तो स्टेटिन्स कैसे काम करती हैं, स्टेटिन्स एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है जिससे कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है। उसके बाद में बाइल एसिड जो बाइंडिंग रेजिन्स होती हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो फर्स्ट सुनाता है कोलिस्टेरामाइन और सेकंड होता है कोलेस्टिपोल। ठीक है, तो दो ड्रग्स आती हैं बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स की, कोलिस्टेरामाइन और कोलेस्टिपोल। और ये क्या करती हैं, जो बाइल एसिड होता है उस बाइल एसिड की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देंगे। अगर बाइल एसिड का रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो दोबारा बनाने के लिए बाइल एसिड को कोलेस्ट्रॉल का यूज होगा, बाइल एसिड को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज हो जाएगा जिसकी वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि बाइल एसिड होते हैं वो किससे बनते हैं, लिपिड से ही बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रोबुकोल।
और प्रोबुकोल होती है वो क्या करती है, प्रोबुकोल एलडीएल मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है कि बॉडी में जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगी, ठीक है, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाने में हेल्प करेगी, जिसकी वजह से एलडीएल बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो आर्टीरियल वॉल्स होती हैं उन आर्टीरियल वॉल्स के ऊपर एलडीएल की एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करेगी। जो एलडीएल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको आर्टरी की जो वॉल्स होती है यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होने देगा प्रोबुकोल। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रोल होता है वो कोलेस्ट्रोल कहाँ यूज करवाएगी, बाइल एसिड के सिंथेसिस के लिए, और अगर बाइल एसिड में कोलेस्ट्रोल का यूज होगा तो कोलेस्ट्रोल का जो लेवल होता है वो बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कि जो निकोटिनिक एसिड और जो एस्प्रिन होती है वो कैसे काम करती है। तो निकोटिनिक एसिड क्या करेगी, जो लिपिड का ब्रेकडाउन होता है उसको प्रिवेंट करेगी, लाइपोलाइसिस को प्रिवेंट करेगी। अगर लाइपोलाइसिस प्रिवेंट होगा मींस लिपिड नहीं टूटेगा तो जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो कम होंगे बॉडी में, और फ्री फैटी एसिड कम होंगे तो एसिटाइल कोएंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम बनेंगे, जिसकी वजह से ब्लड में जो प्लाज्मा होता है प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी क्या हो जाएगा, फिर डिक्रीज होगा। एसिटाइल कोएंजाइम एक कम तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम। उसके बाद में एस्प्रिन होती है, वो एस्प्रिन क्या करती है कि जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है उस थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोक करके जो ब्लड में क्लोट बनता है उसको एंटी जो थ्रोम्बोटिक जो एक्टिविटी होती है उसके अगेंस्ट काम करती है। इसके अलावा इसको क्या बोल देते हैं, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी वाली ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। जो प्लेटलेट होती है उसकी जो एक्टिविटी होती है क्लोट बनाने की वो नहीं बनने देगी। उसके बाद में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो वो कैसे कैसे काम करते हैं, उससे कैसे रिलेशन होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में कौन कौन सी विटामिन काम करती है, विटामिन ई, सी एंड बीटा कैरोटीन, और ये मिलके क्या करती है, जो एलडीएल होता है उस एलडीएल की प्रोडक्शन को ही कम कर देंगी, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल कम, और कोलेस्ट्रॉल कम तो एथेरोस्क्लेरोसिस के जो रिस्क होते हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में ये विटामिन होते हैं, विटामिन लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के प्रोडक्शन को कम करेंगे, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का प्रोडक्शन कम होगा तो बॉडी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होने के जो रिस्क होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।